डियर व्यूअर्स, ये वीडियो जो है बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के व्यू से बनाया गया है। तो जैसा कि देखते हैं हम लोग की सरकार के एक मजबूत रवैया नहीं होने की वजह से बिहार के युवाओं को जो है जो कि क्वालिफाइड है, प्रशिक्षित है, उनको भटकना पड़ता है। फिर दोबारा एग्जाम लेने की प्रक्रिया सरकार में है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने 9वीं क्लास के इतिहास का सारांश जो लिख करके इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो आप लोग के लिए लाभदायक होगा, है ना। आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि भौगोलिक खोजें, चैप्टर का पहला है भौगोलिक खोजें। ठीक है। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण में आरंभ हो गई थी, है ना। मध्य युग के अंतिम चरण में, है ना। यूरोप में जो है आधुनिक युग का शुरुआत आपको 15वीं शताब्दी में हो जाता है। तो 15वीं शताब्दी से पहले के समय में आपको वहां पे जो है मध्य युग का अंतिम चरण था। तो उस समय चूंकि क्या हुआ, तो व्यापारिक गतिविधि में परिवर्तन हुआ, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ, चूंकि कई तरह के आपको वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, इन्वेंशन हुए, जिसके वजह से आपको सामुद्रिक यात्राओं की खोज हुई, नए नए रास्ताओं की खोज हुआ, और जिससे वहां पर व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। देखिए, इस कार्य में यूरोप के कई देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई, और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व विश्व में स्थापित हो गया। और सही बात है, इस कार्य में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई यूरोप के कंट्री ही निभाई। जितना भी महत्वपूर्ण समुद्रिक यात्राएं हुए उसमें आपको यूरोप की कंट्री ही आगे था। ठीक है। अब देखिए, भौगोलिक खोज प्रारंभ करने वाले देश स्पेन, पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते चले गए, और नए नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी को अधिक सफलता मिली। सही बात है, शुरुआत में आपको स्पेन और पुर्तगाल ही शुरुआत किया था। यही के राजा सब जो है, यही के राजकुमारी जो है आपको अपने अपने देश को, नाविकों को हौसला अफजाई किए, उन्हें सारे संसाधन दिए और सामुद्रिक यात्राओं पे उसको भेजा, नए नए रास्तों की तलाश करवाया। लेकिन बाद में जाकर के इन दोनों देश जो पिछड़ गया, और उसके जगह पे आपको इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी ये सब देश जो आगे आया। ठीक है। अब आगे देखिए, वेनिस के निवासी मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। सही बात है, इटली में वेनिस एक नगर है। तो जब वहां पुनर्जागरण काल चल रहा था, तो वहीं से यात्री जो है आपको प्रायः भारत के दक्षिणी भाग होते हुए आपको वह चीन की तरफ गए थे। तो भारत में भी कुछ समय रुके थे। तो भारत के जो साउथ का जो किंगडम है, विजयनगर साम्राज्य, फिर आपको और भी कुछ ऐसा है। उसका चीन का जो आपको शासक थे कुबलाई खान, मंगोल वंश के शासक थे कुबलाई खान, तो उनके दरबार में भी गए थे। तो उस समय जो वैभव था, समृद्धि थी, उनके बारे में जो है अपने यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं वो। ठीक है। अब आगे देखिए, 11वीं 12वीं शताब्दी में यरूशलेम जो अभी के इजराइल में स्थित है पर अधिकार को लेकर के धर्म युद्ध हुआ, है ना। 11वीं 12वीं शताब्दी के मध्य में आपको जो भी इजराइल में एक जगह है यरूशलेम, उस पर आधिपत्य करने के लिए आपको धर्म युद्ध हुआ, है ना। मेजर यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हो जाए। यानी इसमें जो है आपको यूरोप में जो सामंत वर्ग के लोग थे, ये सामंत वर्ग के लोग जो है नवीन एक शक्ति का उदय हुआ था जिसे अरब की शक्ति कहते हैं। तो अरब से वो पराजित हो गया। ठीक है। जब पराजित हो गया तो उनकी मांग जो है भंग हुआ, है ना। और इससे क्या हुआ, उसे अपने आप में नया इन्वेंशन करेगा, नया विचार करने का, अपने आप में पुनर्जागरण करने की आभास महसूस हुई। और इसी का परिणाम था कि यूरोप में जो है पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, और यूरोप में जो है 15वीं 16वीं शताब्दी में व्यापक स्तर पे पुनर्जागरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ठीक है। आगे देखिए, मध्य युग में अरबों और तुर्कों ने विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। यूरोप और एशिया के मध्य कुस्तुनतुनिया के मार्ग से व्यापार होता था, जिस पर 1453 में तुर्की का आधिपत्य हो गया। सही बात है, तुर्क और अरब जो है बहुत सारे नए नए क्षेत्रों को जीतते गए और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करते गया। और इसी दरमियान क्या हुआ, तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पे जो है तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है, और इसी कुस्तुनतुनिया होकर के यूरोपियन लोग जो है एशिया के साथ व्यापार करते थे, दक्षिण एशिया के साथ
व्यापार करते थे। लेकिन जब तुर्कों का अधिपत्य हो गया 1453 ईस्वी में, तो उस हो कि तुर्कों लोग व्यापार नहीं करने दिए, यानी व्यापार करते भी थे तो बहुत ही आपको कर वसूलते थे, जिससे तंग आकर के यूरोपियन व्यापारियों लोग को एक नए मार्ग की खोज का अनुभव महसूस होने लगा। ठीक है, इस समय नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा और नौसेना को आसान बना दिया। सही बात, इस समय जो है आपको और भी नए नए मार्गों की खोज होने लगी, नए नए यंत्र सब का नए नए आपको आविष्कार होने लगे, जिससे क्या हुआ तो समुद्री यात्रा को आसान बना दिया। यूरोप वासियों ने क्या हुआ, कंपास का ज्ञान जो अरब से सीख लिया, है ना। इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इस सब इलाकों में जो परंपरागत जो नाव निर्माण करने का केंद्र था, उसके जगह पे आपको नए ढंग से आपको नाव, विशाल नाव सब, हल्का नाव सब बनाया जाने लगा, जो लंबी सफर कर सके ऐसा नाव बनाया जाने लगा। ठीक है, जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनाया जाने लगा, है ना। दूरबीन का भी आविष्कार उस समय तक हो गया था, जो समुद्री अभियानों में सहायक साबित हुआ। आगे देखिए, एस्ट्रोलॉग एक यंत्र है जिसके द्वारा पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर है ना, तो अक्षांश को पता लगाने का आपको एस्ट्रोलॉग एक यंत्र है, इसका भी खोज हो गया। उसके बाद आपको पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज का निर्माण किया, है ना। इसका नाम था आपको कैरावल, है ना। कैरावल एक तरह का जहाज था जो पुर्तगालियों ने बनाए थे, वो हल्का था और तेज गति से चलने वाला था, कैरावल। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज, है ना, पुर्तगाल के व्यापारी थे बार्थोलोम्यू डियाज, वो 1488 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। यानी अफ्रीका के पश्चिमी भाग, यूरोप से वो आ रहे थे, अफ्रीका के पश्चिमी भाग होते होते यूरोप का जो अफ्रीका का जो बिल्कुल दक्षिणी भाग था, दक्षिण किनारा था, बिंदु था, उसे उत्तम आशा द्वीप कहते हैं, है ना, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां तक वो पहुंचे। ठीक है, उसके बाद 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो आपको नई दुनिया की खोज कर ली, यानी अमेरिका की खोज कर ली, वो निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज कर ली। उसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा, जो उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में आपको ये है जगह, वहां होते हुए भारत के मालाबार तट पर, जो कि अभी केरल में है ना, केरल में कालीकट नामक जगह, वहां पे पहुंचा। ठीक है, यहाँ के स्थानीय शासक जो जमोरिन थे, इनके द्वारा इनका भव्य स्वागत हुआ। तो वहां के जो जमोरिन शासक, वहां के जो शासक जमोरिन थे, वो हिंदू शासक थे, इनका जो भव्य स्वागत करते हैं, उसे अपने माने राज दरबार में रहने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से जो वहां आपको इंडिया आए, तो उसको आने में और भी कई सारे संसाधन जो है उसको मदद किया। अब देखो क्या है, भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई। यानी वास्को डी गामा जब दक्षिण अफ्रीका में आए, तो वहां पे आपको भारत के एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद, उनसे भेंट उनको हो जाता है। ठीक है, तो उनके सहयोग से वो भारत आने में उसे सीधा मार्ग मिल जाता है। अब आगे देखिए, वास्को डी गामा द्वारा यहाँ से जो ले गए वस्तु को यूरोप में बेचकर 26 गुना मुनाफा कमाया। सही बात है, यहाँ से जो वस्तु को खरीद करके, जो मुख्य रूप से आपको मसाला था, जो भी आप, चूंकि यूरोपियन ठंडे प्रदेश था और आपको साउथ इंडिया में केरला में जो है मसाला सबका बहुत उत्पादन होता है, तो यहाँ से मुख्य रूप से मसाला का यहाँ से ले गया और उसको यूरोप में बेचा। यूरोपियन लोग को जो है अपने मीट मांस को जो अधिक समय तक बनाए रखते थे, उसके लिए हार्ड मसाला चाहिए, तो मसाला को वहां से ले जाकर उसको बेचा गया, जिससे कि उसे बहुत मुनाफा हुआ और 26 गुना मुनाफा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये था। कुछ बातें और है इस चैप्टर का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लाभदायक होगा। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, और कुछ बातें जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके।